हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का अभी भी पेपर कंप्लीट किया है और जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए गए आप लोग संतुष्ट भी हुए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया। अब हमारे पास जो अगला मिशन आ रहा है वो फ्रेंड्स आ रहा है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी, जिसमें कांस्टेबल की लगभग 52,000 से ज्यादा वैकेंसी और साथ में हमारा आएगा अब एसएससी, एमटीएस एंड आपका सीएचएसएल। तो अब हमारे सामने ये दो एग्जाम जो हैं जिन पे हम आगे अपनी रणनीति बनाने वाले हैं और उस पर फोकस करने वाले हैं। तो यूपीपी के लिए आप लोगों के लिए मैं एक आज पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपका किरण पब्लिकेशन का, मैं पहले से आपको बता देता हूं। किरण पब्लिकेशन का आपका ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रैक्टिस सेट संख्या आपके देखिए सामने पड़ी है, एक है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेशन वाइज आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट करेंगे और टॉपिक्स वाइज भी हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। साथ में आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट जो दे रखा है इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें जीके जीएस मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी अदर सब्जेक्ट आपके अदर टीचर सॉल्व कराएंगे। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट है तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस साथ में देखिएगा और देख के बस ये अंदाजा लगाइए कि कैसी बुक है। अगर आप किसी और बुक का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो उसका भी सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं उस बुक को भी परचेज करके आपके लिए उस पर वीडियो बनाया जाए। तो अभी जो है आज इसको बिल्कुल पूरा प्रैक्टिस की तरीके से समझिएगा कि हम लोग समझेंगे कि इतना क्या पैटर्न है, कैसे क्या पेपर आता है, प्रैक्टिस सेट कितना ये डिजाइन किया गया है। हम इस प्रैक्टिस से मैं फिर से आपको बता देता हूं, जीके के ही आज प्रश्न लगाने वाले हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है तो कभी कभी इच्छा नहीं होती देखने की, तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको आज ये जरूर बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इसमें मतलब रहते हैं आपके, और साथ में आपका कितना तैयारी आप कर सकते हैं, लास्ट कट ऑफ कितनी की, ये सब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला पोर्शन ही देखिए हमारा सामान्य ज्ञान का दिया है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा दिया है, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। यानी जब कोई एक अनिवासी यानी किसी विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ देश में रह के जब निवेश करता है तो उस निवेश को क्या कहा जाता है? हेज फंड निवेश कहा जाता है, वास्तविक निवेश कहा जाता है, जावक निवेश कहा जाता है, या फिर आपका स्वामित्व निवेश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड जावक निवेश। अब ये है क्या, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई विदेशी व्यक्ति क्या करता है अपने देश में जब कोई रुपया अपना जमा करता है, ठीक इसी जमा को बोला जाता है जावक निवेश। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओडीआई। एक आपने सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि ये क्या है आपका ओडीआई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, भारत में निर्देशी नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? देखिए, भारत में निर्देशी नियोजन की बात की जा रही है। अगर आप निर्देशी नियोजन या इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करेंगे तो ये आपके आर्थिक नियोजन से एक छोटे स्तर पे होते थे और कुछ समय के लिए ही ये प्रयोग किए जाते थे। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कभी पूछा जाए तो ये कब आए थे, तो ये आए थे आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे, जिसका कार्यकाल सन 1992 से लेकर सन 1997 तक आपका रहा था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपको इंडिकेटिव प्लानिंग या निर्देशी योजना देखने को मिली थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय काल की नहीं मानी जाती है? तो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है क्योंकि लॉर्ड लिटन एक ऐसा वायसराय था जिसने भारत में बहुत सी ऐसी चीजें प्रतिबंधित कर दी थी जिसके कारण इसकी छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो गई थी। उनमें से हमारा एक मतलब कालक्रम बना दिया है ऑप्शन में, अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट। तो इनमें से ऐसी कौन सी घटना है जो लॉर्ड लिटन के काल में नहीं हुई थी? तो इस चीज को हम लोग कह सकते हैं ये आपका फ्रेंड बर्मा का युद्ध। ये जो बर्मा के युद्ध हुए थे ये लॉर्ड लिटन के काल में एक भी नहीं हुए थे। ध्यान रखिएगा, 3 बर्मा के अलग अलग युद्ध हैं जिसकी पहली शुरुआत 1824 से होती है और इनमें से एक भी आपके लॉर्ड लिटन के काल में नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह 1899 ये सुमेलित है आपका। वेल्लोर विद्रोह 1806 ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेल्लोर विद्रोह जो है फ्रेंड्स ये आपका इंपॉर्टेंट है। संताल विद्रोह 1855 ये भी सही है। चुवार विद्रोह 1870 ये सही नहीं है, ये फ्रेंड आपका रहा था
1798 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 वाला जो ऑप्शन है, चौथे का 4 नंबर ही आपका गलत है, ये 1798। अब वेल्लोर विद्रोह की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वेल्लोर विद्रोह जो है इसे हम लोग 1857 की क्रांति की प्रैक्टिस के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका सैनिक विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फौसा मैग्ना, एक प्रकार है क्या? ज्वालामुखी, वी आकार की घाटी, दरारी निम्न भूमि या दरार घाटी। तो ये है फ्रेंड्स आपकी दरारी निम्न भूमि। जापान का जो होन्शु द्वीप है, जो डीजल पेट्रोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप एक प्रकार का फैसा मैग्ना है। ध्यान रखिएगा, ये दरारी निम्न भूमि को हम लोग फैसा मैग्ना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है नंदी पहाड़ियां। नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो नंदी पहाड़ियां फ्रेंड आपकी स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं पूछा गया है। बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, पिनाज मसानी या हरिभाई वराडकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरिभाई वराडकर। ये फ्रेंड्स आपके भक्ति भजन से संबंधित है, गजल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भक्ति भजन से आपके संबंधित है। अगला है दास वंश की स्थापना किसने की? बेसिकली ये हमसे कहने पूछ ये रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, और उनको सुनिए दास लिख दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1206 में हुई थी, और ये कब तक चला था? तो ये चला था 1290 तक। तो पूछा गया किसने की? नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान तो भारत की पहली महिला शासिका हैं। अब इनके जो पिता के राजा जो हैं वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, यही आपके दास या फिर गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? सरकारिया आयोग, पंछी आयोग, राजा मन्नार समिति या कोठारी आयोग। तो फ्रेंड ये तीनों तो आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, लेकिन जो कोठारी आयोग है ये फ्रेंड आपका शिक्षा आयोग है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? आपका एक प्रकार का शिक्षा आयोग है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसी शिक्षा आयोग के आधार पे हम लोग हमारी जो पुरानी रणनीति थी 10+2+3 जो 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसको जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग ने ही दिया था। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे आता है किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल खाली जगह के बराबर होता है? घनत्व, सापेक्षता, परमाणु भार या परमाणुता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट या परमाणु भार। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है, CaSO4.2 है, सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जल के साथ मिलाने पर ये जिप्सम बन जाता है और सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 2H2O नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 है भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? और ये सदन के पास पावर भी है आर्टिकल 101 में। तो 101 आर्टिकल का प्रयोग करके जो सदन है वो कब आपका किसी सदस्य की जो सदस्यता है वो रद्द कर देगा? यदि वह लगातार 60 दिनों में सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित है, यदि वह सदस्य लगातार 45 दिनों से, ठीक, या 30 दिनों से, या फिर 21 दिनों से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको ऑप्शन भी टिक करना है तो आप 6 का ही ज्यादातर लगाइए। संविधान में जो ज्यादा चीजें हैं वो 6 वर्ष, 6 माह, 6 दिन ऐसे ही चीजों से संबंधित है। तो 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति सांसद है, सदन का सदस्य है, ठीक है, तो वो अपनी सदस्यता खो सकता है अगर वह 60 दिन अपनी संसद में अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। ठीक है, नामता बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा कौन सा होता है? ठीक है, बजट सत्र की बात करेंगे तो फरवरी से लेकर मई तक, अभी तक जो चला है मई तक, इसी को हम लोग कहते हैं अपना बजट सत्र। ठीक, वही बात करेंगे आप मानसून सत्र की, तो अब मानसून सत्र आपका देखिए शुरू होने वाला है। ठीक है,
तो ये जुलाई से लेकर आपका सितंबर तक जो चलेगा ये रहेगा आपका फ्रेंड कौन सा सत्र, मानसून सत्र। हमसे पूछा गया तीसरा सत्र कौन सा है, तो जो आपका जाड़ों में चलता है जिसे हम लोग कहते हैं शीतकालीन सत्र, वो हमारा तीसरा सत्र रहता है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, उसमें हम लोग लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। शीतकालीन सत्र जो होता है हमारा, ये हमारा तीसरा सत्र होता है। यानी एक हो गया आपका बजट, एक हो गया आपका मानसून, तीसरा हो गया आपका शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत से निकले पित्त रस का के कार्य है? अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाना, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना। ये जो है वो प्रोसेस उल्टा लिखी है, यहाँ पे ये प्रोसेस होनी चाहिए थी अमीनो अम्ल को प्रोटीन में बदल देना। ठीक, यहाँ पे क्या है, अमाशय से आने वाले भोजन को उदासीन बनाना यानी क्षारीय बनाना, अम्लीय भोजन को उदासीन कर देना। आगे क्या है, वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका 1 और 3 वही वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख तथा पंछी के पंख के उदाहरण है? समधर्मी, विषमरूप, समजात या समरूप। देखिए समरूप तो नहीं है ये, ठीक। चमगादड़ के पंख और आपके पंछी के पंख, दोनों पंख जो हैं इनका रूप जो है वो अलग है। ध्यान रखिएगा, रूप कैसा है फ्रेंड, रूप अलग है, लेकिन इनका जो काम है, जो जाति है वो एक है। क्या काम है? चमगादड़ का पंख भी उड़ने के काम आता है और पंछी का पंख भी जो है उड़ने के काम आता है, लेकिन इनका रूप अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? देखिए उसका नाम है SG-600, लेकिन हम लोग जैसे अपने यहाँ जब पनडुब्बी उतारते हैं तो उसको नाम देते हैं INS विक्रांत, INS अलकराज, है ना, INS वागसीर, कलंग, वेला, तो ये नाम रखते हैं ना। ऐसे चीन भी अपना नाम रखेगा। तो चीन ने अपने सबसे बड़े विमान का क्या नाम रखा है? कुनलोंग, सी स्टार, लिबेल या डॉर्नियर। तो चीन ने फ्रेंड रखा है अपने नाम का कुनलोंग, ध्यान रखिएगा। यानी ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अगला है, 4 विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 20 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, यानी विभवांतर गुणे कूलाम। विभवांतर यहाँ पे कितना लगाया है? 4 का, ठीक है। आवेश कितना दिया है? 20 का, तो 20 चक्कू कितना हो जाता है? 80। तो हमें 80 जूल जो है ये कार्य करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आंसर जूल में आता है, कार्य हमेशा हमारा जूल में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक जम्मू कश्मीर में स्थित है? चलो पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्थित नहीं पूछा गया है। दाचीगाम, पाखल, बालकक्रम या जलेदापाड़ा। तो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस भी है आपका और ये जम्मू कश्मीर में स्थित भी है। वही बात अगर पाखल की आप करेंगे तो पाखल फ्रेंड आपका वारंगल तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है, ठीक, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में है। बालकक्रम आपका मेघालय में स्थित है, मेघालय में। और जल्दापाड़ा तो आपको पता ही होगा ये आपका वेस्ट बंगाल में। तो दच्चीगाम जम्मू कश्मीर, पाखल तेलंगाना, बालकक्रम मेघालय और जल्दापाड़ा आपका वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 19 नंबर है, डैश की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो रिएक्टर पैमाना आप लोगों को पता होगा, भूकंप जिसमें मापा जाता है उसी को हम लोग रिएक्टर पैमाना बोलते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनपुट या आउटपुट। तो ट्रैकर बॉल जो है आपकी ये प्रकार की इनपुट डिवाइस है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर से के आपके 2 क्वेश्चन आने तय हैं। आप पेपर में कंप्यूटर और साइंस इनको बढ़ाना शुरू कर दिया है अलग अलग आयोग ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? तमिलनाडु, हरियाणा, केरल या कर्नाटक। तो आपका जो हरियाणा राज्य है यहाँ पे आपका महिलाओं और पुरुषों के बीच में बात करें तो 1000 पुरुषों पर आपकी मात्र 1877 महिलाएं हैं, जबकि केरल में बात करेंगे तो केरल का सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर पूछा है जो तो कहाँ का है, सर्वाधिक केरल का है। तो फ्रेंड आपको ये फटाफटा लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं जिससे क्वालिटी हम लोगों की मेंटेन रहे। जी अब ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है?
आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल या मिजोरम? तो केरल जो है फ्रेंड, यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है और लगभग 93% यहाँ की साक्षरता दर आपकी रहती है। मज्जा या कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन BA? और ये जो कोलेजन होता है फ्रेंड, ये बीच में गोंद जैसा पदार्थ होता है जो हमारी दो अलग अलग हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक हड्डी ये हो गई हमारी, एक हड्डी हमारी ये हो गई, और इन दोनों हड्डियों को जो बीच में गोंद ऐसा जोड़ता है उसी को हम लोग अस्थिमज्जा या बोन मैरो कहते हैं, और ये विटामिन सी से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जनहित याचिका यानी PIL यानी पब्लिक लायबिलिटी इंटरेस्ट मामले में एक न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यानी PIL के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य है? क्या कह रहा है? एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। ठीक है भैया बात, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना, और सभी पे लागू होती है, तो बात सही है। अगला देख लेते हैं। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामले को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। ये भी बात सही है, यानी दोनों बात पब्लिक के इंटरेस्ट की है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 नंबर P एंड Q, यानी P एंड Q दोनों हमारे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? लेजर का, यहाँ पे लेजर नहीं होना चाहिए फ्रेंड, लेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेजर हम लोग ना छोटे पे लाल कलर की खेलते थे। किसने इसका आविष्कार किया है? थियोडोर मेमन, डेनिस पेपिन, विलियम मोर्टन, फ्रांसिस क्रिक? तो इसका जो आविष्कार किया है अमेरिका के वैज्ञानिक है आपके थियोडोर मेनन, इन्होंने किया है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड आपका 8 मार्च को, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। वही बात करेंगे आप 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? रघुवंशम, अभिधर्म कोश, विष्णु पुराण या ऋतुसंहार? तो अभिधर्म कोश जो है इसमें बौद्ध की कहानियों को वर्णित किया गया है, ये आपका एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। जबकि रघुवंश हो गया, ठीक है, ये आप रघुवंश, मेघदूत, ये आपकी कालिदास ने लिखी है, और 18 पुराणों में आपका एक विष्णु पुराण फेमस है। नेक्स्ट है, केसर को बनाने वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में लाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। तो सीधे सीधे पूछा था केसर किससे बनता है? पंखुड़ी से, पत्ता से, वर्तिकाग्र से या बाहा दल से? तो केसर बनता है फ्रेंड आपके वर्तिकाग्र से, ध्यान रखिएगा, वर्तिकाग्र इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 29 आ चुका है। कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश। और अगर कभी कभी आपको आंध्र प्रदेश ना दिया हो फ्रेंड्स, तो आप छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है आप इसे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो अब करेंटली जो है वो आंध्र प्रदेश आप टिक करेंगे। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। यह भारत गणराज्य का उच्चतम असैनिक पुरस्कार है। असैनिक का मतलब फ्रेंड कि यह सामान्य नागरिकों को दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और भारत का सर्वोच्चतम है। नेक्स्ट है, इसे 1954 में शुरू किया गया था, यह भी बात सही है। बाद में हालांकि कुछ समय के लिए बंद किया गया था, लेकिन इसे पुनः चालू किया गया। इसे केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। उसे 1954 में CV रमन, C राजगोपालाचारी और S राधा कृष्णन को दिया गया था, ये भी बात सही है। तो तीसरी हमारी ये बात गलत हो जाएगी। अब क्यों गलत है जरा समझिए, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही नहीं, ये विदेशी में जो अच्छे काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उन्हें दिया जाता है। जैसे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग सीमांत गांधी कहते हैं, उन्हें ये आपका भारत रत्न दिया गया है। ठीक, नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम लोग दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है, और मदर टेरेसा, उनको भी दिया गया है। तो ये हालांकि विदेशी हैं, लेकिन इन्हें भारतीय सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर।
31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। ये संकेत क्या दिखा रहा है कि एक आदमी सीधा जा रहा है और दूसरा उसे ओवरटेकिंग कर रहा है। ओवरटेकिंग जो है यहाँ पे निषेध है, निषेध मतलब रोक लगी है। मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया था। अब देखिए मनरेगा स्वयं में ही एक पूरा टॉपिक है, तो 25 जिले, 20 जिले, 22 जिले, 18 जिले। तो सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 में यूपी के 22 जिलों से मनरेगा को प्रारंभ किया गया था। अगला है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी। 1952, 53, 54 या 55। तो चकबंदी योजना जो है ये 1954 में लागू की गई थी। धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य या संगीत। तो इसका संबंध है फ्रेंड आपका पत्रकारिता से या प्रेस से, ध्यान रखिएगा, ठीक, साहित्य से नहीं था। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। कासगंज को किस जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। फर्रुखाबाद, इटावा, एटा या आगरा। तो कासगंज को एटा से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। पहले 17 मंडल थे, हाल फिलहाल में आपका 18वां मंडल बनाया गया है, और वो कौन है, वो है आपका फ्रेंड अलीगढ़। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहां बनाया जा रहा है। इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या फतेहपुर। तो ये बनाया जा रहा है फ्रेंड आपका कानपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज है का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उत्तर प्रदेश में खेल गांव की स्थापना की गई है। आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में या लखनऊ में। तो ये की गई है फ्रेंड आपके आगरा में, यानी ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे 38 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के हैं, ठीक है। तो 38 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। मैंने आपको बताया था कि जीके जीएस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, हिंदी के आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। अब मैं जो इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ, देखिए 38 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, जीके जीएस के, ठीक। अब सामान्य हिंदी के देखिए प्रश्न आपके सामने हैं। तो सामान्य हिंदी के प्रश्नों पे अगर बात करेंगे तो ये जो है सामान्य हिंदी के प्रश्न, इनमें भी आपके अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जरा देख लेते हैं तो किस किस प्रकार क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका सामान्य हिंदी का पोर्शन चल रहा है, जिसमें आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। ये आपके लगभग 75 तक ये क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। तो 38 है आपके जीके जीएस के और 35 क्वेश्चन हो गए आपके किस चीज के, हिंदी के। उसके बाद आता है आपका देखिए संख्यात्मक योग्यता, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक नया पोर्शन ऐड होता है इसमें, संख्यात्मक योग्यता, नंबर एप्टीट्यूड, ठीक। तो नंबर एप्टीट्यूड में भी आपके देखिए कितने क्वेश्चन है आपके, ये रहे 94 क्वेश्चन, 94 तक क्वेश्चन है आपके, कहां तक, आपके नंबर एप्टीट्यूड में। फिर आता है आपका मानसिक योग्यता, जिसे हम लोग अपनी रीजनिंग कहते हैं। तो रीजनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती नहीं है, इसकी नॉर्मल रीजनिंग होती है। मानसिक योग्यता मानसिक आधार से ही संबंधित होती है। तो ये आपके मानसिक योग्यता के प्रश्न दे रखे हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं कितने प्रश्न है आपके। तो ये प्रश्न है आपके 113 तक, यानी 95 से 113 प्रश्न आपके कितने हैं, रीजनिंग के हैं। फिर है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसमें आपका जो होता है ना क्या कहते हैं डीआई वगैरह, वो भी आ जाता है। और साथ में आपका जो पुलिस संबंधी चीजें होती हैं, जैसे एक व्यक्ति अगर मान ले कहीं पे बीमार पड़ जाता है, गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो जो सामाजिक बुद्धि लब्धता है, तार्किक क्षमता है, ये भी इसमें पूछी जाती है। तो कुल मिला के ये आपके पूरे देखिए 150 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मैथ, आपका हिंदी और जीके जीएस, इतने पोर्शन है जो आपको 150 नंबर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आज का पहला प्रैक्टिस था सेट था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।